तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जा सकता है जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। नीतीश ने उपेंद्र को अध्यक्ष बनाने के दिए संकेत। कहा, पार्टी नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत। किसानों के संसद घेराव के ऐलान पर सतर्क हुई दिल्ली पुलिस। किसानों के साथ बैठक कर मामला सुलझाने की कोशिश। दिल्ली में दूसरी जगह धरने की इजाजत देने को तैयार, लेकिन किसान संसद के सामने ही धरना देने पर अड़े। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से यूपी आने वालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। टोक्यो ओलंपिक पर मुश्किलें बरकरार। ओलंपिक शुरू होने से पहले खेल गांव में 2 और अधिकारी मिले कोरोना संक्रमित। 5 दिन बाद शुरू होने हैं ओलंपिक खेल। कोरोना के चलते 1 साल बाद हो रहा है ओलंपिक। मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक में विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दे उठाए गए। करीब 33 पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने चर्चा में भाग लिया और किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने इसका सुझाव भी दिया। पीएम मोदी ने भी विपक्षी दलों को आश्वासन दिया कि सरकार तमाम मुद्दों पर संसद में स्वस्थ सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सदन में पार्टी की रणनीति तय करने और सरकार के घेराव के लिए प्लानिंग करने के लिए अपने सांसदों के साथ अहम बैठक की। सोनिया गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग 2 समूहों का गठन किया है, जो आपस में सामंजस्य बनाकर तय करेंगे कि पार्टी का रुख दोनों सदनों में एक जैसा हो। इसके साथ ही पार्टी में असंतुष्टों के गुट G23 के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भी साफ हो गया है कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ही रहेंगे। अधीर को लेकर पिछले दिनों सियासी गलियारे में ये चर्चा जोरों पर थी कि उनकी जगह किसी और को कांग्रेस लोकसभा में अपना नेता चुन सकती है। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा दिल्ली से वापस कर्नाटक लौट चुके हैं। बेंगलुरु में उनके पहुंचते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या कर्नाटक में बदलने वाला है सीएम। दिल्ली में येदियुरप्पा की पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई। उसके बाद से उनके सुर बदले बदले दिख रहे हैं। येदियुरप्पा दावा कर रहे हैं कि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है, जबकि पार्टी नेता ही येदियुरप्पा के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा ने पीएम के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन 26 जुलाई तक का समय मांगा है, क्योंकि 26 जुलाई को उनकी सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसी दिन बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुला ली गई है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। येदियुरप्पा के 2 साल सीएम रहने का जश्न मनाए जाने के कुछ दिनों बाद ही वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। इसके पीछे उनके खराब स्वास्थ्य को कारण बताया जा सकता है। पार्टी येदियुरप्पा को सम्मानजनक विदाई देना चाहती है। सूत्रों की माने तो सीएम पद छोड़ने के बाद येदियुरप्पा को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए जाने का ऑफर भी दिया गया है, लेकिन येदियुरप्पा राज्यपाल बनने को तैयार होते नहीं दिख रहे हैं। दरअसल येदियुरप्पा कर्नाटक की राजनीति से तब तक रिटायरमेंट नहीं चाहते हैं जब तक वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित न करवा लें। यानी येदियुरप्पा इस्तीफा देने को तो तैयार हो गए हैं, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के अंदर का ये नाटक अभी आगे भी देखने को मिलता रहेगा। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस में मची कलह को लेकर बीजेपी बार बार चुटकी ले रही है, लेकिन अब बीजेपी के खुद के घर की ही बुनियाद हिल गई है। करीब 6 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी में जबरदस्त घमासान छिड़ा है। हर राज्य में नेतृत्व बदलने पर जोर दिया जा रहा है। यहां तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को पद से हटाने पर मोहर लग चुकी है। माना जा रहा है कि राज्य में नया सीएम और नया प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होते ही येदियुरप्पा बतौर राज्यपाल नई जिम्मेदारी संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात में येदियुरप्पा पद छोड़ने पर राजी हो गए। शनिवार को उनकी पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद येदियुरप्पा पीछे हटेंगे। उनके इस फैसले के बाद राज्य में नई सरकार पर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि बोक्कालिगा बिरादरी से सीएम तो लिंगायत बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई जा रही है। अब कर्नाटक का सीएम कौन बनता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी नेतृत्व त्रिपुरा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी समय रहते अहम बदलाव करने पर मंथन कर रहा है।
अगस्त महीने तक इन राज्यों में बदलाव को अंतिम रूप देने की योजना बनी है। माना जा रहा है कि नेतृत्व हरियाणा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा को लेकर जल्द ही फैसला लेगा, क्योंकि येदियुरप्पा के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के सीएम शुक्रवार को ही दिल्ली आए थे। यहाँ तक कि त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने भी पीएम से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इन राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन के साथ मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े फेरबदल के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। आलाकमान चाहते हैं कि चुनाव आने से पहले इन सभी राज्यों में अहम बदलाव कर असंतोष से जल्द निपट लिया जाए। अब बीजेपी तो चेहरा बदलकर चिक दूर करना चाहती है, लेकिन इससे उसकी चिंता और बढ़ेगी। पार्टी में बड़ी बगावत भी मच सकती है, जिसका हर्जाना उसे चुनाव से भुगतना पड़ सकता है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को कमान देने के ऐलान में लगातार देरी हो रही है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के संकेतों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अमरिंदर किसी भी हाल में सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अब तक पार्टी में उनके राजनीतिक विरोधी रहे तमाम नेताओं से सुलह की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य एक ही है कि कोई भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बने, लेकिन वो नवजोत सिंह सिद्धू ना हो। पार्टी हाईकमान को अमरिंदर सिंह सीधे चुनौती देने से भी बच रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सोनिया गांधी के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सिद्धू से तभी मिलेंगे जब सिद्धू उनके खिलाफ की गई बयानबाजी को लेकर माफी मांगेंगे। कैप्टन समर्थक 10 विधायकों ने भी इस बात का समर्थन किया है। इस बीच पंजाब कांग्रेस में कैप्टन के विरोधी रहे सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अमरिंदर सिंह का समर्थन कर सभी को चौंका दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुला ली है। संकेत है कि वो विधायकों की राय पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे। जाखड़ को भी कैप्टन का समर्थक माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर सिद्धू भी सक्रिय हो चुके हैं। कैप्टन विरोधी मंत्रियों और विधायकों से उनकी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिद्धू से पंजाब सरकार के 5 मंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा विधायक मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी हाईकमान का निर्देश साफ है कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला अब बदला नहीं जाएगा। इस बीच कांग्रेस की ओर से सुलह का नया फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष और कैप्टन को सरकार चलाने में पूरी छूट दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन मामला सिद्धू की माफी की मांग पर फंस गया है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने जब गठबंधन कर सरकार बनाई, तभी से इस सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे थे। 1.5 साल में ऐसे मौके कई बार आए जब सरकार में शामिल सहयोगियों के बीच रिश्ते तल्ख होते दिखाई दिए, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हर मौके पर सरकार को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे तो ये बात सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं कि इस सरकार को बनाने में शरद पवार का योगदान सबसे ज्यादा है। एनसीपी और शिवसेना की बढ़ती करीबी के चलते गठबंधन की तीसरी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी परेशानी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि सरकार में उनकी निर्णायक भूमिका नहीं है। एनसीपी और शिवसेना महत्वपूर्ण निर्णय आपसी सहमति से ले लेती है। कांग्रेस की आपत्तियां दरकिनार कर दी जाती हैं, लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना के रिश्ते तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। विवाद एनसीपी सांसद और अभिनेता डॉक्टर अमोल कोल्हे के बयान से शुरू हुआ। पुणे में एक सड़क निर्माण के उद्घाटन कार्यक्रम में कोल्हे ने कहा, मैं सीएम उद्धव ठाकरे का बहुत सम्मान करता हूं। सभी जानते हैं कि लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की चिंताओं पर कौन ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर मेरी और मेरे सहयोगियों की आलोचना करने के लिए उनका एक सूत्रीय एजेंडा है और अगर यह उद्धव ठाकरे के नाम पर किया जाता है, तो सभी को यह याद रखना चाहिए कि वह केवल इसलिए मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उनके पास शरद पवार का आशीर्वाद है। ये सरकार शरद पवार के आशीर्वाद से चल रही है। कोल्हे ने साफ कर दिया कि उद्धव भले ही सीएम हो, लेकिन सरकार एनसीपी प्रमुख के इशारे पर ही चल रही है। कोल्हे के बयान पर शिवसेना के शिवाजी राव ने जवाब देते हुए कहा, एक अभिनेता जो लिखे हुए संवादों को पढ़ने के आदी हैं, शायद वह यह भूल गए हैं कि वह उसी उद्धव ठाकरे के आशीर्वाद के कारण राजनीति में है। अमोल कोल्हे ने राजनीति शिवसेना से शुरू की थी, तो ये बात शिवसेना अब कोल्हे को याद दिला रही है। यूपी चुनावों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। प्रियंका अब लगातार यूपी में ही बनी रहेंगी। आज प्रियंका गांधी ने मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में भाजपा के उस बयान पर उसे आड़े हाथों लिया जिसमें उसने कहा था कि वह एक राजनीतिक पर्यटक हैं। मैं एक राजनीतिक पर्यटक नहीं हूं, मैं नियमित रूप से यूपी आती रही हूं।
मुझे और मेरे भाई राहुल को गैर गंभीर राजनेता के रूप में दिखाने के लिए यह भाजपा का प्रचार है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। भाजपा बार बार उनके और राहुल के गंभीर राजनेता नहीं होने के बारे में एक मुद्दा बनाना चाहती है। उन्होंने एक धारणा बना रखी है कि मैं पिछले 1.5 साल से यूपी से दूर हूँ, जबकि तथ्य यह है कि मैं नियमित रूप से किसान पंचायत और अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो रही हूँ। आगामी चुनावों के मद्देनजर यूपी में कांग्रेस के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा कि मैं स्वीकार करती हूं कि हमारा संगठन अन्य दलों की तुलना में कमजोर है। हम यहां 32 साल से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन हम निर्माण पर काम कर रहे हैं। संगठन और यात्रा लंबी है। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी जिला इकाइयों के साथ 24 घंटे काम कर रही हूं। कांग्रेस के अगले विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाने या अकेले जाने की संभावना के बारे में प्रियंका ने कहा, हम इस मुद्दे पर करीबी नहीं हैं। इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो संगठन या पार्टी के हितों के लिए हानिकारक हो। प्रियंका ने कहा कि वह अधिक से अधिक पार्टी कार्यकर्ता और समूहों से मिलने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है और ये कहना गलत है कि मैं योग्य नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती आई है। अब सूबे में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों ने एक बार फिर से जातीय समीकरणों को साधने के लिए अपना अपना गणित बैठाना शुरू कर दिया है और इस रेस में मायावती भी पीछे नहीं रहना चाहती। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण समुदाय को अपने पाले में रखने के लिए बड़ा दांव खेला है। बीएसपी सुप्रीमो एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 2007 के चुनावी अभियान के तर्ज पर होगा, क्योंकि बीएसपी 2007 के दलित ब्राह्मण ओबीसी फॉर्मूले के साथ 2022 चुनाव में उतरेंगी। पार्टी का मानना है कि जैसे 14 साल पहले पार्टी को फायदा पहुंचा था, ठीक उसी तरह के नतीजे इस बार भी आ सकते हैं। दरअसल साल 2007 में मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा था। मायावती की ये रणनीति सफल भी रही थी और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। ज्यादातर ब्राह्मण वोट बैंक मायावती के पाले में ही गया था। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वर्ग का लगभग 10% वोट होने का दावा किया जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही मुस्लिम दलित आबादी 20-20% हो, लेकिन रणनीति और समझदारी से वोटिंग के मामले में ब्राह्मणों से बेहतर कोई नहीं है। ब्राह्मणों की इसी खासियत ने उन्हें हर पार्टी नेतृत्व के करीब रखा और अब मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मणों के करीब जाने का प्लान तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि क्या 2007 का इतिहास बीएसपी दोहरा पाती है या नहीं। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर